गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज दोबारा से फिर हम लोग एसआरएम चैनल के ऊपर मिले हैं और हम लोग एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म। और इसको एक नए अंदाज में आज हम जो है समझाने का कोशिश करेंगे, जो कि देखते हैं आप लोगों को कितना बढ़िया लगता है और आप लोग इसको समझ पाते हैं कि नहीं। तो चलिए इसको वीडियो को हम लोग फिर से इस बार कंटिन्यू करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म के साथ। तो इस चैप्टर्स में हम लोग देखने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म, मतलब जो राष्ट्रीयता का भावना था वो किस तरीके से आया। अब सवाल उठता है कि ये राष्ट्रीयता होता क्या है, आखिर नेशनलिज्म है क्या। तो नेशनलिज्म है कि जैसे इंडिया हमारा कंट्री आज जो देख रहा है, हमारा देश, मतलब हमारे यहाँ एक जो है लोगों में सबका एक कल्चर है, एक फ्लैग है, एक भाषा है जो कि हम लोगों को जोड़े रखता है, हमारा एक बाउंड्री है, हमारा एक साझा इतिहास है, ये जो हम लोगों को जोड़ करके रखता है, इसी को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। जैसे हम लोग गाना अपना एक मेरा नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान हुआ, ये जो है हम लोगों को एक धागा में पिरो करके रखता है, इसी को कहते हैं हम लोग नेशनलिज्म। तो चलिए आज देखते हैं कि ये जो नेशनलिज्म है आखिर यूरोप में किस तरीके से आगे बढ़ा, कैसे आया। तो ये एक स्टोरी यहाँ पे हम लोग कहने जा रहे हैं और ये एक स्टोरी है फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो नाम से ही लग रहा है आप लोगों को कि कोई जो है ये बहुत ही बड़ा चित्रकार है, पेंटिंग बनाता है। और ये फ्रेडरिक सोरियो जो है एक कल्पना, यूटोपिया विजन। यूटोपिया मतलब सपना देखता है, और ये सपना किस चीज का देखता है, सपना देखता है नेशनलिज्म का। और ये चाह रहा है कि पूरे देश में, पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता आए। अब ये राष्ट्रीयता का कैसे सपना देखेगा, सपना देख रहा है, इसने एक सपना देखा जिसमें एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में चार्टर ऑफ मैन और एक हाथ में टॉर्च, जो कि चार्टर ऑफ मैन मतलब चार्टर जो था उसमें मैन का अधिकार के बारे में बताया गया है, राइट ऑफ मैन। और जो टॉर्च है वो सभी को प्रकाश दिखा रहा है कि अब हम लोग सब जो है राष्ट्रीयता के साथ आकर जुड़ो, अब राष्ट्रीयता के साथ जुड़ो। और इस जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके जितने पीछे जो देश हैं जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये लोग एक राष्ट्र बन चुके हैं। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जो आगे है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच रहे हैं, वो जो है राष्ट्र अभी बनने के कगार पे हैं। और उनमें सबसे आगे है फ्रांस का अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंच जो है वो राष्ट्रीयता के पथ पे आगे बढ़ चुका था। और फ्रांस में जो है वहां पे आज़ादी मिल भी चुका था और सिटीजन्स ने अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया था। अब ये फ्रेडरिक सोरियो का, चलो थोड़ा फ्रेडरिक सोरियो की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेडरिक सोरियो एक कल्पना कर रहा है, एक यूटोपियन विजन के साथ एक सपना में जी रहा है कि पूरे दुनिया में राष्ट्रीयता होगा, राष्ट्र होगा, नेशन होगा, एक बाउंड्री होगा, एक कल्चर होगा, एक नेशनल एंथम होगा, ये जो है एक फ्रेटर्निटी होगा, सब में भाईचारा होगा। ये जो है फ्रेडरिक सोरियो का कल्पना था। अब फ्रेडरिक सोरियो चाह रहा है क्या कि पूरे विश्व से जो मोनार्की सिस्टम है ये खत्म हो जाए। मोनार्की सिस्टम का मतलब क्या दोस्तों, राजतंत्र, जहां राजा शासन किया करता था, जो भी राजा चाहता था वही होता था। फ्रेडरिक सोरियो सपना देख रहा है कि ये राजतंत्र खत्म हो जाए और पूरे जगह पे नेशनलिज्म का भावना आ जाए, सबके बीच में नेशनलिज्म का भावना आ जाए। और इसका शुरुआत जो था वो फ्रेंच का रेवोल्यूशन से होता है, आइडिया ऑफ नेशन। 1789 का वक्त है, चेंज जो है फ्रांस में चेंज आ गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजिंग आता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए फ्रांस में कैसे चेंजिंग आता है। फ्रांस में पहला चेंजिंग क्या होता है कि पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है मोनार्की से सिटीजन के पास। जो राजतंत्र था उससे अब नागरिक के पास अधिकार पहुंच जा रहा है। 3 कलर का तिरंगा फ्रांस का अपना हो जाता है। फ्रांस भाषा जो कि राष्ट्र का भाषा बन गया है। नया एक नेशनल एंथम वहां बन रहा है, सारे लोग ओठ ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड, ई स्टेट जनरल जो है वो इलेक्टेड होंगे एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। इंटरनल द कस्टम ड्यूज वेयर abolished. The French armies begins to carry the idea of nationalism abroad. पूरे मुल्कों में घूम घूम कर फ्रांस में जो क्रांति आया उसके बारे में फ्रांस के आर्मी बता रहे थे। अब देखिए क्या क्या आया फ्रेंच रेवोल्यूशन में। क्या होता है, पहला मोनार्की से शिफ्ट हो जाता है पावर सिटीजन्स के पास, ट्राई कलर ऑफ फ्लैग्स। तीसरा पॉइंट क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज, न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड ओथ टेकन, ई स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम नेशनल असेंबली।
Internal custom dues were abolished. The French armies began to carry the idea of nationalism in abroad. Abroad में फैला रहा है फ्रेंच आर्मी. क्या फैला रहा है? आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का भावना. अब जो है फ्रांस में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बस यहीं पे रॉबेस्पियर का सरकार आता है. और रॉबेस्पियर ने क्या क्या किया था इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में देखा है. इसके बाद कुछ दिन के बाद फ्रेंच जो है बिल्कुल खाली रहता है और यहाँ पे एंट्री होगा. अब जबरदस्त तरीके से एंट्री, और ये एंट्री होता है नेपोलियन का. और नेपोलियन ने एक कोड लाया जिसको कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 का कोड था, नेपोलियनिक कोड. अब ये नेपोलियनिक कोड क्या था इसको देखते हैं. तो नेपोलियन जैसा ही आता है, एंट्री मारता है और वो सब कुछ अच्छा काम करता है लोगों के लिए. लोगों को लगता है वाह कितना बढ़िया, सारा चीज अच्छा ही हो रहा है. एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी एक समान होंगे फ्रांस में. सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, सभी लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार. अब वॉल इज द फेडरल सिस्टम्स, ये जो फेडरल सिस्टम्स है इसको खत्म किया गया. फेडरल सिस्टम्स इट मींस क्या होता है फेडरल सिस्टम्स? फेडरल सिस्टम्स में जो बेचारे लैंडलेस लेबरर होते थे, जिनके पास अपना खुद का जमीन नहीं हुआ होता था, वे दूसरे के खेतों में, जो जिनका बहुत बड़ा खेत हुआ करता था, वो बेचारे उनके खेत में जाकर के काम किया करते थे. इसके बदले में उनको थोड़ा मोड़ा पैसा दे दिया जाता था. When the Napoleonic code came, this federal system was abolished, खत्म कर दिया गया. नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस सिस्टम्स को इम्प्रूव किया. स्टैंडर्डाइज द वेट and measured, and the common currencies were introduced. Guild restrictions were abolished. सारा काम अच्छा नेपोलियन से. अब हम ये सारे तो चीज़ देख लिए कि नेपोलियनिक कोड में क्या क्या किया. अब नेपोलियंस का कुछ ड्रॉबैक्स भी हम लोग देखेंगे. ये क्या होता है बच्चों? ये होता है नेपोलियंस का कमी क्या था नेपोलियन में? आखिर क्या कमी था नेपोलियन में? इस चीज़ के बारे में ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड क्या था? लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम. लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, आज़ादी नहीं. लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम्स, इसको हम चुनेंगे नहीं चुनेंगे ये जनता का अधिकार नहीं है. इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स को बढ़ा दिया. सेंसरशिप को लाया, हर जगह पे सेंसरशिप, मीडिया पे सेंसरशिप, बोलने पे लगाम लगा दिया गया. दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप, बोलने पे लगाम लगा दिया गया. फोर्स कॉन्सेंट्रेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती लोगों को पकड़ के ला करके भर्ती करवाना शुरू किया. ये एक ड्रॉबैक था नेपोलियनिक कोड का. अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि ये नेशनलिज्म जो है यूरोप में कैसे बना. 18वीं शताब्दी का बात है. In mid 18th century, there was no nation state inside Europe. यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था. कब? मिड 18th सेंचुरी में. नेशन स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द नेशन स्टेट है क्या आखिर? फिर से वही बात. मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो द कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड द नेशन स्टेट. मतलब सब कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन फ्लैग्स, कॉमन नेशनल एंथम, that is called the nation state. That was the utopian visions of Frederick Sorio. In the mid 18th century, there was no nation state inside Europe. यूरोप के इनसाइड्स में कोई भी नेशन स्टेट जो था नहीं था. एग्जाम्पल्स, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, और ये एग्जाम्पल्स है हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में. हैब्सबर्ग एम्पायर, आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब डिफरेंस. एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. अब यहाँ से एरिस्टोक्रेसी आ रहा था और एक नया मिडिल क्लास, अब एरिस्टोक्रेट. द क्वेश्चन इज द राइज, Who was aristocrats? Aristocrats आखिर कौन थे? Aristocrats जो थे वो wealthy people of society, high five peoples. You know about the high five peoples who earn more money, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा. On estate and the town houses in the countryside. Estate, जिनके पास संपत्ति होगा, टाउन में भी घर है और गांव में भी घर है जिनका. That is called aristocrat. सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, समाज में भी पावरफुल होंगे, पॉलिटिकली भी पावरफुल होंगे. फैमिलीज कनेक्टेड बाय अ मैरिज टाइज, वो अपने ही वर्गों में शादी करेंगे, अपने ही बराबर के लोगों में रिश्तेदारी होता है, अपने ही बराबरी के रिश्तेदारों में ही शादी करेंगे. एरिस्टोक्रेट्स, फैमिली कनेक्टेड बाय अ मैरिज टाइज, दैट स्पोक द फ्रेंच. और उस समय फ्रेंच बोलना मतलब अब आपको एक एरिस्टोक्रेट्स को करना, और वे लोग फ्रेंच बोला करते थे. कौन? एरिस्टोक्रेट्स. यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ अ लाइफ, और वो लोग एक तरह का जीवन से सारे के सारे लोग यूनाइट होते थे. दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेट्स. वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी ऑन द एस्टेट एंड द टाउन हाउसेस इन द कंट्री साइड्स, सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल.
Family is connected by a marriage ties. Thus was the French united by a common way of life. अब बेचारे बात करते हैं हम उन किसानों के बारे में। पीजेंस कौन होते थे? पीजेंस किसान, बेचारे गरीब, पुअर पीपुल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वैसे तबके के बेचारे जो गरीब हुआ करते थे। डिड नॉट हैव मच लैंड, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं थी। एंड द सेम वेयर एवन लैंडलेस, बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास तो कुछ भी लैंड नहीं था। बेचारे कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास थोड़ा मोड़ा लैंड हुआ करता था। ये पीजेंट्स लोग थे, गरीब लोग थे। दे वेयर, और ये क्या थे? ये मेजोरिटी में थे। पीजेंट्स जो थे वो मेजोरिटी में थे और एरिस्टोक्रेट जो थे वो छोटे से थे। मतलब इसलिए क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स का संख्या कम था और पीजेंट्स लोगों का ज़्यादा था। दे वेयर नॉट पावरफुल, बट बेचारे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं, अपना ज़मीन नहीं, अपना है भी तो थोड़ा मोड़ा ज़मीन है, तो वो इतने पावरफुल नहीं होंगे। पावरफुल कौन होंगे जी? पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स होंगे। तो एरिस्टोक्रेट्स के बारे में हमको पता चल गया, पीजेंट्स के बारे में पता चल गया। अब एक नया वर्ड आता है और इस नए वर्ड को कहते हैं मिडिल क्लास पीपल। आखिरकार नेशनलिज्म कौन लेके आएगा? तो ये लेके आएगा मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास, दे वेयर नीदर रिच, नीदर वेरी रिच नॉर वेरी पुअर। ना तो ये बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, ना ही बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। मिडिल क्लास, ना तो ज़्यादा गरीब और ना ही ज़्यादा अमीर। दे वेयर एडुकेटेड, बट वो पढ़े लिखे हुआ करते थे। एग्जाम्पल्स में हम अगर बोलेंगे तो मिडिल क्लास कौन थे? बिजनेसमैन हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, अदर प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। दे आर कॉल्ड मिडिल क्लास, ना तो ज़्यादा अमीर ना तो ज़्यादा गरीब। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स इज कॉल्ड मिडिल क्लास। अब एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में क्या था? मिडिल क्लास में नेशनल यूनिटी था। नेशन स्टेट्स का डिमांड चाहते थे, नेशन स्टेट चाह रहे थे, सेम कल्चर चाह रहे थे, सेम ट्रेडिशन चाह रहे थे, सेम लैंग्वेज चाह रहे थे। ये वो लोग थे जो मिडिल क्लास थे, जो पढ़े लिखे लोग थे। पैसा ना तो ज़्यादा था ना कम था। अब ये लिबरल नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, ये क्या था? लिबरलिज्म, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल्स लोग क्या चाहते थे? लिबरल्स बेचारे, लिबरल्स क्या है? लिबरल जो थे वे चाह रहे थे कि एरिस्टोक्रेसी रूल का अंत हो, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, एरिस्टोक्रेट्स का खात्मा हो। गवर्नमेंट विद पीपल अग्रीमेंट, गवर्नमेंट जो रन करे वो लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक अग्रीमेंट से चले, एक कॉन्स्टिट्यूशन से चले। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक लोगों का फ्रीडम हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी एक समान हो। एंड ऑफ क्लर्जी प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी हुआ करते थे उनको जो विशेष अधिकार था उसको खत्म करना चाहते थे। ये क्लर्जी लोग कौन थे? तो जो चर्च से बिलोंग करते थे, जो फादर्स हुआ करते थे, वो लोग को क्लर्जी कहा जाता था और इनका जो विशेष अधिकार था वो खत्म चाह रहे थे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आया हो। प्रॉब्लम क्या था? दे डू नॉट सपोर्ट वुमेन्स मैन विदाउट प्रॉपर्टी। ये लोग का एक कमियां था। लिबरल्स नेशनलिज्म तो बड़ा बढ़िया था कि एरिस्टोक्रेसी का अंत हो, गवर्नमेंट जो है वो पीपुल्स का एक एग्रीमेंट हो, उस पर वो चले, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, लोगों का स्वतंत्रता हो, साथ ही साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, कानून के समक्ष बराबर हो। एंड हो क्लर्जिकल्स, ये जो क्लर्जिकल लोगों को प्रिविलेज वो खत्म हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट का। बट प्रॉब्लम्स क्या था मेरे भाई? प्रॉब्लम्स था दे डू नॉट सपोर्ट वुमेन। वे लोग महिलाओं का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वे लोग ऐसे पुरुषों का सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हो। अब देखते हैं ट्रेडर जब ट्रेड करते थे तो उन्हें हर जगह टैक्स देना पड़ता था। हैमबर्ग से न्यूमबर्ग 11 टैक्स लग जाता था, 11 तरह का टैक्सेस, वो भी 5.5% हर एक जगह स्टेट ऑफ करेंसी चेंज करना पड़ता था, हर जगह टैक्सेस लग जाता था। अब ये जो है ये सब चाह रहे थे कि ये बदलाव आए। कौन चाह रहे थे? लिबरल्स चाह रहे थे। लिबरल नेशनलिज्म जो था ये मिडिल क्लास चाह रहा था कि ये जो है, क्योंकि मिडिल क्लास में कौन थे अधिकतर? वो थे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। दे वांट टू चेंज द एंड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। अब बात आता है 1834। अब हम लोग चलेंगे 1834 में। 1834 कस्टम यूनियन Jolvarian started by Prussia and many other government state joined later। अब आता है जॉल्वेरियन, ये स्टार्टेड किया गया था पूरेशिया के द्वारा और भी बहुत सारे जर्मन स्टेट जो थे इसको ज्वाइन किए बाद में। यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर, सारी जगह जो टैरिफ बैरियर्स होता था इसको खत्म कर दिया गया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 32 to 2। अब जो है रिड्यूस कर दिया गया, जो नंबर ऑफ करेंसीज था उसको 30 से 2 पे। प्रमोटेड द नेटवर्क ऑफ रेलवेज के नेटवर्क को प्रमोट किया गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए क्लास में, एक इसी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, एक नए अंदाज में मिलते हैं दोबारा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए सबको मेरा राम राम।